स्वागत है एक नई वीडियो में। सभी को नमस्कार। टॉपिक है कविता का प्रसंग, व्याख्या और विशेष कैसे लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। आइए, आसान सा तरीका है, इस तरीके को हम ध्यान में रखकर एक अच्छे व्याख्या, प्रसंग और विशेष हम कर पाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रसंग कैसे लिखें। प्रसंग को विद्यार्थी दो तरीके से लिखते हैं, प्रसंग और सह प्रसंग। अगर हमने प्रसंग लिखा है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या क्या लिखना है प्रसंग में। सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद कविता का नाम और फिर कवि का नाम। तीन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां पवन दूती कविता से ली गई हैं। इनकी रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर किसी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक में से आ जाए तो हम कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई हैं। इनकी रचयिता कवि सूरदास हैं और ये कविता भ्रमर गीत सार प्रसंग का एक भाग है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, यानी तीनों पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, इन तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर जो विद्यार्थी सप्रसंग लिखते हैं तो ये तीनों चीज तो आएंगी, पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। उनके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, एक पॉइंट, कि कविता की मूल संवेदना या मूल भाव क्या है। जैसे पवन दूती कविता में बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा की वियोगमयी अवस्था का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कबीर की एक दोहा लेते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा। इन पंक्तियों की अगर व्याख्या है तो फिर हम कैसे करेंगे। अगर उसमें सप्रसंग हमने लिखा है तो उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कुंज से ली गई हैं और प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कवि कबीरदास हैं, संत कबीरदास हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया है। इस प्रकार जो हम मूल भाव या मूल संवेदना से सप्रसंग को हम लिख पाएंगे। अगर आपने सप्रसंग लिख दिया और मूल भाव या मूल संवेदना को इसमें दर्शाया नहीं तो गलत हो जाता है। अगर आपको उन पंक्तियों की, उस अवतरण की मूल भाव, मूल संवेदना का पता है या समझ पा रहे हो तो आप सप्रसंग लिखें। अगर नहीं पता है तो आप प्रसंग लिख के काम चला सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। अगर सप्रसंग लिख दिया तो आपको मूल भाव या मूल संवेदना अवश्य लिखनी होगी, अन्यथा एग्जामिनर जो है आपके नंबर काटेगा यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या का। सबसे पहले व्याख्या में क्या ध्यान रखना है, कौन किसको संबोधित कर रहा है, ये ध्यान रखना होता है कि पंक्तियां पढ़कर हमें ये पता लगाना है, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कौन किसको संबोधित कर रहा है। यहां से हमें ध्यान रखना होता है कि शुरुआत व्याख्या की कौन किसको संबोधित कर रहा है। इसी प्रकार आगे जब चलते हैं व्याख्या में तो हमें कुछ शब्दों से परहेज रखना होता है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी में जो है बहुत सारी चीजों के खाने या ना खाने के परहेज बताता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनके परहेज रखने हैं हमने। लेकिन, किंतु, परंतु, भावार्थ यह है, भाव यह है, अर्थात कवि कहना चाहता है। बहुत सारे विद्यार्थी व्याख्या को लंबा बनाने के लिए, ताकि वो उनके दिमाग में ये रहता है कि एग्जामिनर को जितना बड़ा, जितना लंबा जो हम क्वेश्चन लिखेंगे या जितना ज्यादा हम लिख पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये बात उन विद्यार्थियों का भ्रम है। अगर व्याख्या अच्छी लिखनी है तो आप अपने शब्दों में उस कवि या उस लेखक की कई हुई पंक्तियों को आप अपने शब्दों में उसको सामने वाले को समझाना होता है कि आप एक प्रकार से वहां एक अध्यापक के रूप में हैं और आप अपनी बात को सामने वाले को समझा रहे हैं।
और लेकिन ज्यादातर होता है कि लेकिन, किंतु, परंतु, भावार्थ, अर्थात यह है, कवि कहना चाहता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और लिखा जाता है कवि कहना चाह रहा है, भावार्थ यह है कि आपने ऊपर जो काम किया है 4-5 पंक्तियों के बाद फिर लिख देते हो भाव यह है, फिर 2 पंक्तियों के बाद भावार्थ यह है, उसके बाद कुछ लिख देते हैं कवि कहना चाहता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऊपर आपने जितना भी लिखा है अभी आप उससे स्वयं ही संतुष्ट नहीं है, सामने वाले को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे। इस प्रकार जो आप व्याख्या में गलतियां करते हैं, तो विद्यार्थी ध्यान रखें कि लेकिन, किंतु, परंतु, भाव यह है, अर्थात यह है, कवि कहना चाहता है, इन शब्दों से बिल्कुल परहेज रखना है व्याख्या वाले पॉइंट में आपने। और व्याख्या वाले पॉइंट में सबसे पहले जो शुरुआत होगी, कौन किसको संबोधित कर रहा है, इस प्रकार आप व्याख्या को अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। तीसरा पॉइंट होता है विशेष। सबसे ज्यादा गलतियां विद्यार्थी इस विशेष में करते हैं। विशेष में जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो अनावश्यक या अवांछनीय या अप्रासंगिक बातें विद्यार्थी लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले विशेष में क्या रखना है कि मूल भाव क्या है या कवि की मूल संवेदना क्या है, सबसे प्रथम पंक्ति में इसको रखिए। और विशेष में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार जो है आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप मूल भाव या मूल संवेदना लिखनी होती है। उसके बाद अगर प्रत्येक कवि जो भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो संस्कृत निश्च शब्दावली है या खड़ी बोली का प्रयोग है या ब्रिज का है या अवधी है या राजस्थानी का है, जो भी भाषा उसने प्रयोग की उस भाषा को बताना होता है। इसमें भाषा में भी एक भाषा की शब्दावली जो होती है वो उसकी निजी नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी भाषाओं के शब्द होते हैं। तो जब कवि भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का शब्द है। अगर कोई शब्द अंग्रेजी का आया है तो उस शब्द को उदाहरण सहित उसका अर्थ बता के लिखिए कि ये अंग्रेजी का शब्द है। अगर वो अवधि का आया है तो उसका अर्थ बताकर उदाहरण सहित लिखिए। अगर ब्रिज का आया है या राजस्थानी का आया है या किसी अन्य अरबी फारसी का जो शब्द आया है उसको उदाहरण और अर्थ सहित जो है लिखना और बताना होता है। तो इस प्रकार ये भाषा के पॉइंट को हम विशेष में जो है पूरा कर पाएंगे। और उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी ये करते हैं सरल, साधारण, कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है और ऊपर हो पंक्तियां उष्ण भूषण जैसी कवि की हो, वीर रस की कविता हो, तो वहां जो है गलतियां हो जाती हैं। तो आपको पढ़ना होता है ध्यान से अवतरण को, पंक्तियों को कि भाषा किस प्रकार की है। तो यही अनाप शनाप पंक्तियां ना लिखें भाषा वाले पॉइंट में। सरल, सहज, लयात्मक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ये जो है ध्यान रखना। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार अगर आया है तो बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं कि सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग है, पता नहीं कौन कौन से अलंकारों के नाम लिख देते हैं। लेकिन अलंकार जो पंक्तियों में आया है, प्रस्तुत पंक्तियां जो हमारे सामने व्याख्या के लिए आई है, उन पंक्तियों को ध्यान में रखना और उन पंक्तियों में निहित जो अलंकार है उसी को हमें उदाहरण सहित यहाँ विशेष में बताना होता है कि उदाहरण सहित बताएं और उस अलंकार की परिभाषा भी दें और उसको उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। उसके बाद है छंद। छंद में भी विद्यार्थी यही गलतियां करते हैं। अगर आपको छंद शास्त्र का ज्ञान है अच्छी प्रकार से तो ही इस पॉइंट को आप लिखें। और ये जो पॉइंट है अलंकार या छंद वाला जो पॉइंट है, अगर आपको पता है तो लिखिए, अन्यथा इन दोनों पॉइंट को छोड़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये भी गलत लिख दिया छंद और अलंकार भी गलत लिख दिया, छंद भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है एग्जामिनर को ये कह रहे हैं आइए सर मेरे नंबर काटिए। तो ये नंबर काटने के लिए आप न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जो काम आपने ऊपर ठीक किया है उसमें से भी आपके नंबरों की कटौती होगी। इसलिए अगर आपको अलंकार का छंद का पता है तो लिखिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है रस, कि जो भी पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं व्याख्या के लिए उनमें कोई ना कोई रस होता है। तो जो आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों का उल्लेख किया और मध्यकाल में 2 रस और जो है गिने गए, तो कुल 11 रस हैं। अगर आपको उन रसों का अच्छी प्रकार से ज्ञान है, अगर कोई जो है रस उन जो अवतरण के लिए जो व्याख्या के लिए जो अवतरण आया है, जो पद आया है, उसमें अगर आपको रस का पता है तो उस रस को उदाहरण सहित आपने लिखना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मुहावरा और लोकोक्तियां।
बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ की सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया है, और जो पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं व्याख्या के लिए उनमें ना कोई मुहावरा है ना कोई लोकोक्ति है। तो ऐसे सुंदर मुहावरे और सुंदर लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, ऐसे नहीं लिखना है। आपने ध्यान रखना है कि कोई मुहावरा है या लोकोक्ति है तो उसको उदाहरण सहित आपने लिखना है, अन्यथा इसको भी, इस पॉइंट को भी आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना होता है। उसके बाद प्रतीक, बहुत सारे कवि बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो आपको अगर प्रतीक का अच्छी प्रकार से ज्ञान है तो इसको लिखिए, अन्यथा इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है शब्द शक्ति, कि अगर आपको शब्दों का ज्ञान है, शब्दों में भी शक्ति होती है, अगर वो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अगर आपको कोई शब्द शक्ति प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत अवतरण में दिखाई पड़ रही है तो आप उस शब्द शक्ति को उदाहरण सहित लिखेंगे। और इसके बाद आता है किसी अन्य कवि की चेतना से समानता है, कि बहुत बार देखने में आता है कि एक कवि दूसरे कवि की जैसी बात लिख रहा है, वो भाव प्रकट कर रहा है, उसको हमने यहाँ पर लिखना होता है। और ये ध्यान रखना होता है कि उस कवि की पंक्तियों के आपने जो है उदाहरण के रूप में यहाँ लिखना होता है और उसकी समानता आपको दिखानी होती है। इन सभी पॉइंट में अगर आपको कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये भी ना लिखें वो भी ना लिखें, तो विशेष में क्या लिखें, जो आपको पता है जिन बातों का उनको विशेष में लिखिए, अन्यथा विशेष लिखिए ही ना, क्योंकि अगर विशेष में आप जो अवांछनीय या प्रासंगिक बातें लिखेंगे तो विशेष आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रसंग, व्याख्या और विशेष किस प्रकार लिखेंगे, और इस वीडियो को आप देखकर सुनकर जो है किसी भी कवि की कविता के प्रसंग, व्याख्या और विशेष, या किसी भी लेखक के जो है गद्य के प्रसंग, व्याख्या और विशेष आप लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। धन्यवाद।